नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से इतिहास। तो इतिहास में हमने इससे पहले उत्तरी भारत का इतिहास या राजवंशों को पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी राजवंश या दक्षिणी भारत का जो इतिहास क्या रहता है और उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है और उसमें कौन कौन से राजवंश रहते हैं। तो दक्षिण के जो राजवंश हैं उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है। तो इसी कारण इस काल को संगम काल भी कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे संगम काल। संगम काल में हम देखेंगे दक्षिण के राजवंश भी, दक्षिण भारत के राजवंश भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि संगम शब्द का अर्थ क्या है। संगम क्या था? एक विद्वानों की सभा रहती है, विद्वानों की सभा या तमिल कवियों का एक संघ, तमिल कवियों का संघ या एक मंडल रहता है। संगम क्या था? विद्वानों की एक सभा थी, यानी तमिल कवियों का एक संघ या मंडल रहता है। और इसी संगम से, इन्हीं तमिल कवियों के संघ या मंडल से क्या होता है? साहित्य का विकास होता है। साहित्य का विकास होता है जिससे हमें जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो दक्षिण भारत, इस प्रकार से दक्षिण भारत की स्थिति, ये दक्षिण भारत था, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से राजवंश थे? दक्षिण भारत के राजवंश। तो यहाँ पर हम देखेंगे चोलों का शासन था। चोल, इस क्षेत्र में चोल रहते हैं। तथा जो नीचे वाला क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे हम पांड्य वंश का शासन रहता है। सुदूर दक्षिण में पांड्य वंश का शासन रहता है। लेकिन साइड में हम देखेंगे जो केरल का तट है, केरल साइड है, यहाँ पर चेर राजवंश था। चेर राजवंश था। तो ये था दक्षिण भारत, यानी विंध्याचल पर्वतमाला के इधर, और कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी के नीचे वाली साइड में हम देखेंगे तीन राजवंश प्रमुख रहते हैं जिनकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। तो इनमें अंतर क्या था पहले हम देखेंगे। धर्म की दृष्टि से देखा जाए, जो उत्तरी भारत है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर आर्य संस्कृति थी। आर्य संस्कृति रहती है उत्तर भारत में। लेकिन इसे दक्षिण भारत में कौन लेकर आता है? इसे दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि द्वारा इस आर्य संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिण भारत लाया जाता है। दक्षिण भारत में लाया जाता है। जो आर्य संस्कृति है इसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में कौन लेके आता है? अगस्त्य ऋषि यहाँ पर इन्हें लेकर आते हैं। तो ये थे इनके राजवंश। तो फिर देखेंगे हम तमिल संघ, तमिल संघ, और इसमें संगम साहित्य हमने देखा। तो कितने संगम होते हैं? कुल कितने संगम होते हैं? तो इनमें हम देखेंगे कुल संगम, तो 3 संगम होते हैं। इनमें हम देखेंगे तीनों संगमों में पहला संगम मदुरा में होता है। प्रथम संगम जो है कहाँ होता है? मदुरा में होता है।
जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? इसका अध्यक्ष कौन रहेगा? ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य इस संगम के अध्यक्ष रहेंगे। और द्वितीय संगम की हम बात करें, यह होता है कपाटपुरम में। द्वितीय संगम कपाटपुरम में होता है तथा इसकी अध्यक्षता या इसका अध्यक्ष कौन रहता है? इसका अध्यक्ष रहता है तोलकापियर। तोलकापियर इसके अध्यक्ष रहते हैं। और तृतीय संगम, तीसरे संगम की बात करें तो यह उत्तरी मदुरा में होता है तथा इसके अध्यक्ष रहते हैं नकीरर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुल संगम होते हैं 3 और इसकी अध्यक्षता इनकी कौन करता है और ये होते कहाँ पर हैं, ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो दूसरा संगम है, दूसरे संगम में तोलकापियर द्वारा एक तमिल व्याकरण के ग्रंथ की रचना की जाती है। तमिल व्याकरण की रचना की जाती है जिसका नाम है तोलकापियम। तो इन जो तीनों ये संगम हो रहे हैं, इनका संरक्षण कौन देता है? इन तीनों संगमों का जो सभाएं हो रही हैं, ये इनको संरक्षण कौन देता है? किसके संरक्षण में होते हैं? तो ये पांड्य शासकों द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। इन तीनों संगमों को पांड्य जो शासक है, हमने देखा कि सुदूर दक्षिण में एक पांड्य राजवंश है, इनके संरक्षण में ये तीनों संगम होते हैं। तो फिर से हम देख लेंगे, यहाँ पर संगम काल पढ़ेंगे। इसका समय रहता है लगभग 100 ईस्वी से 250 ईस्वी इनका समय रहता है। तो संगम है क्या? एक विद्वानों की सभा है, यानी तमिल कवियों का एक संघ या मंडल रहता है। तमिल कवियों का एक संघ या मंडल रहता है जिसमें क्या होता है? साहित्य की रचना होती है, साहित्य का विकास होता है। उसी साहित्य से हमें जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास की, यानी दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो राजवंश कौन कौन से रहते हैं इस संगम कालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे। राजवंश रहते हैं एक तो चोल, चेर और पांड्य। और ये दक्षिण भारत में इनकी स्थिति कहाँ पर है? तमिल के क्षेत्र में मिलेंगे हमें पांड्य, सुदूर दक्षिण में। और चोल मिलेंगे लगभग जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, कृष्णा नदी के नीचे का क्षेत्र है। और दक्षिण भारत में ये विंध्या के दक्षिणी सीमा की तरफ हमें मिलती हैं। और चेर जो हैं ये मिलते हैं वर्तमान यहाँ पर केरल है। तथा इनकी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति हम इतिहास में पढ़ते हैं अलग अलग रहती है, लेकिन उत्तर भारत में आर्य संस्कृति रहती है तथा दक्षिण भारत में इस संस्कृति को लाने वाला व्यक्ति कौन था? अगस्त्य ऋषि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में इस संस्कृति को लेकर आते हैं। तथा संगम काल में ही हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। वर्ण व्यवस्था देखने को यहाँ पर हमें नहीं मिलती। तथा संगम कुल होते कितने हैं हम देखेंगे कि संगम काल में हमने संगम को पढ़ रखा है। तो कुल संगम कितने थे? कितने संगम थे? कितनी संख्या रहती है? तो संगम थे 3 संगम होते हैं। पहला होता है मदुरा में, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगस्त्य ऋषि द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इंपॉर्टेंट रहता है, अभी यहीं से प्रश्न पूछता है। होता कहाँ पे है? उस जगह का नाम बताइए, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दूसरा संगम कपाटपुरम में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तोलकापियर करेगा। तथा इस संगम काल की एक साहित्य कृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है तोलकापियम, जिसकी रचना कौन करता है? तोलकापियर द्वारा।
तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना की जाती है। तो तीसरा जो संगम है वो कहाँ होता है, उसका स्थान कौन सा रहता है, तो उसका स्थान रहता है उत्तरी मदुरा। उत्तरी मदुरा में तीसरा संगम होता है। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, नकीरर के द्वारा की जाती है। तथा इन तीनों संगमों को संरक्षण किस राजवंश द्वारा दिया जाता है, तो इनको संरक्षण दिया जाता है पांड्य शासकों द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता है। यानी कि जो संगम है ये किसके संरक्षण में होते हैं, पांड्य राजवंश के संरक्षण में होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इनके साहित्य में, हम देखेंगे कुछ साहित्य कृतियां हैं इनकी रचनाएं, उनमें हम देखेंगे शिल्प कादि कर्म। इस ग्रंथ की रचना इलंगो आदिगल द्वारा की जाती है। तो इसमें हमें मिलती है नुपुर की कहानी मिलती है। तो इसमें हमें एक प्रेम कथा देखने को मिलती है, कोवलन तथा माधवी की प्रेम कथा। कोवलन तथा माधवी इनकी क्या प्रेम कथा हमको देखने को मिलती है। होता क्या है, इन दोनों में प्रेम हो जाता है, एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं तथा इनके परिवार वाले इनका जो विवाह है उसको लेकर राजी नहीं होते और इनका विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि यह उच्च परिवार से होते हैं, उच्च राजवंश से होते हैं, उच्च कुल से होते हैं। लेकिन माधवी एक निम्न कुल से होती है, जिसके कारण इनके घर वाले नहीं मानते तथा इनका विवाह नहीं हो पाता। लेकिन होते ये अविवाहित हैं, फिर भी इनके एक संतान हो जाती है, एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम था मणिमेखले। तो मणिमेखले भी एक ग्रंथ की रचना होती है जिसका लेखक रहता है शीतले सतनाथ। तो हम देखेंगे शिल्पकादिक्रम जो ग्रंथ है इलंगो आदिगल द्वारा इसकी रचना की जाती है। तो यह ग्रंथ तमिल भाषा का प्रथम काव्य रहता है। तमिल भाषा का अगर प्रथम काव्य पूछा जाए तो कौन सा रहेगा, शिल्पकादिक्रम रहेगा। तो अगला हम देखेंगे मणिमेखले की रचना किसके द्वारा की जाती है। मणिमेखले एक ग्रंथ है, इसका रचनाकार कौन है, इसकी रचनाकार है शीतले सतनाथ नामक व्यक्ति द्वारा इसकी रचना की जाती है मणिमेखले की। तो इसके बाद हम अगला ग्रंथ देखेंगे इनका शिल्पकादिक्रम मणिमेखले और जीवक चिंतामणि और एक और मिलता है प्रमुख है जो एतु तोके। जीवक चिंतामणि का जो रचनाकार है यह किसके द्वारा रचित है, ये देखेंगे हम तिरुंतक देवर द्वारा इसकी रचना की जाती है। यह एक जैन धर्मावलंबी था, जैन धर्म से संबंधित था। तथा एतु तोके है, यह क्या है, एतु तोके 8 गीतों का एक संग्रह है। 8 गीतों का संग्रह है, 8 गीतों का संग्रह क्या था, एतु तोके। तो फिर से देखेंगे हम इनका जो साहित्य है, साहित्य में शिल्पकादिक्रम जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ रहते हैं उनको हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे ग्रंथ, फिर उसके बाद उसका रचनाकार या उसका रचयिता। पहले देखा हमने शिल्पकादिक्रम जो ग्रंथ है यह इलंगो आदिगल द्वारा रचा जाता है।
तथा इसमें हमें नुपुर की कहानी मिलती है, जिसमें हमें कोवलन व माधवी की प्रेम कथा मिलती है, जिसके कारण इनकी जो प्रेम कथा है, इनमें प्रेम रहता है, मोहब्बत रहती है, लेकिन इनका विवाह नहीं हो पाता जाति पाति के बंधनों के कारण, क्योंकि कोवलन एक उच्च कुल से रहता है तथा माधवी निम्न कुल से संबंध रखती है। लेकिन अविवाहित होने के बावजूद भी इनका विवाह नहीं होता, फिर भी एक इनकी संतान उत्पन्न हो जाती है, जिसका नाम रहता है मणिमेखले, जिसे बाद में पूरे समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसे नहीं समझा जाता, उसकी तकलीफ़ों को, उसको कोई नहीं मानता, क्योंकि वह एक अविवाहित जोड़े की उत्पन्न अवैध संतान उसे माना गया। तो मणिमेखले को लेकर एक ग्रंथ की रचना की जाती है। मणिमेखले ग्रंथ की रचना शीतले सतनार नामक एक भक्ति द्वारा कर दी जाती है। तो उसके बाद देखेंगे अगला जो ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, साहित्य में देखेंगे जीवक चिंतामणि। इसकी रचना तुरंत देवर नामक एक जैन संप्रदाय के कवि द्वारा की जाती है। फिर अगला देखेंगे हम ऐतुतोके। ऐतुतोके क्या है? एक 8 गीतों का संग्रह है, जिसमें 8 गीतों का हमें संग्रह मिलता है, उसका नाम क्या है? ऐतुतोके। तथा जीवक चिंतामणि का जो राइटर लेखक है वो क्या है? तुरंतक देवर, जो एक जैन धर्मावलंबी रहता है। अब हम देखेंगे संगमकालीन राजवंश, जो राजवंश है, इनके राजवंश कौन कौन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेर राजवंश को। किसको? चेर राजवंश को। चेर राजवंश हमने देखा, मान लो ये भारत की कंडीशन है ऐसी, दक्षिण भारत की, तो चेर राजवंश इस क्षेत्र में रहता है। चेर राजवंश इस क्षेत्र में रहता है तथा इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनकी विजय पताका पर जो प्रतीक चिन्ह रहता है वो कौन सा रहता है? एक मछली का रहता है। इस प्रकार से देखेंगे हम, एक मछली, इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? मछली रहता है। इनकी झंडा पर, इनकी पताका पर मछली का हमें प्रतीक चिन्ह मिलता है। तथा इनके शासकों की बात करें तो पहला शासक उदयन जेरल था तथा उसके बाद दूसरा शासक इनका रहता है नेदुअन जेरल। इसकी एक विशेषता है कि इसके द्वारा उत्तर भारत में, क्योंकि ये दक्षिण भारत में रहते हैं, बिल्कुल सुदूर दक्षिण में हम देखा केरल के जगह पर, इसके द्वारा उत्तरी भारत पर आक्रमण कर दिया जाता है तथा यहाँ पर जो उत्तर भारत का हिमालय है, यहाँ पर अपना चिन्ह अंकित करवाया जाता है, यानी कि मछली का चिन्ह चेर शासक नेदुअन जेरल द्वारा हिमालय तक के क्षेत्र को विजिट कर यहाँ पर अपनी विजयता पताका फहराई जाती है तथा मछली का चिन्ह अंकित करवाया जाता है। नेदुअन जेरल द्वारा हिमालय क्षेत्र पर अपना चिन्ह अंकित करवाया जाता है। तो उसके बाद देखेंगे हम शेन गुट्टुवन, अगला शासक है जो इनका प्रमुख, शेन गुट्टुवन। इसे लाल चेर भी कहा जाता है, तथा इसके पास हम देखेंगे समुद्री बेड़ा भी था तथा इसे समुद्र को पीछे हटाने वाला जिससे प्रतीत होता है कि इसने समुद्री जो शक्तियां हैं उनको विजित कर लिया था, उन पर इसने आक्रमण किए थे। इसकी एक और विशेषता है जो शेन गुट्टुवन है, इसके द्वारा पत्नी संप्रदाय या पत्नी पूजा प्रारंभ की गई थी या स्थापना की गई थी। संप्रदाय की स्थापना की गई थी। चौथा शासक हम देखेंगे
आदिगो इमान, जो एक सामंत था। सामंत किसका रहता है? पेरू जेरल का। पेरुन जेरल का एक सामंत रहता है, लेकिन यह बाद में अपने को क्या कर लेता है? स्वतंत्र कर लेता है। तथा इसकी विशेषता है, इसके कार्यकाल में हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में सबसे पहले, दक्षिण भारत में पहली बार गन्ने या ईख की खेती प्रारंभ की जाती है। गन्ने या ईख की खेती प्रारंभ की जाती है। किसके द्वारा? इलंगो आदिगल के द्वारा गन्ने या ईख की खेती प्रारंभ की जाती है। फिर से हम देखेंगे इनको, जो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे चेर राजवंश। चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या रहता है? मछली रहता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये मछली रहेगा। पूछा जाता है परीक्षा में कि चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली थी, तो इनका प्रतीक चिन्ह मछली रहता है। तो इनके प्रथम शासक के बारे में देखें तो प्रथम इनका प्रारंभिक शासक कौन सा रहता है? उदयन जेरल। और दूसरा शासक नेदुअन जेरल, जिसके द्वारा हिमालय क्षेत्र में अपना चिन्ह अंकित करवाया जाता है। यानी चेर वंश का चिन्ह अंकित करने वाला शासक, हिमालय पर चेर वंश का चिन्ह अंकित करने वाला शासक कौन रहता है? नेदुअन जेरल रहता है। तो अगला शासक रहता है सेनगुट्टुवन। इसे लाल चेर भी कहा जाता है, इसे समुद्र को पीछे हटाने वाला शासक भी कहा जाता है चेर वंश का। तथा इसके द्वारा महत्वपूर्ण है भाई, पत्नी पूजा का प्रारंभ या पत्नी पूजा या पत्नी संप्रदाय की स्थापना किस चेर शासक द्वारा की गई? तो हम देखेंगे कि सेनगुट्टुवन द्वारा पत्नी संप्रदाय की स्थापना की जाती है। तो अगला हम देखेंगे आदिगो इमान, जो एक सामंत रहता है। किसका? पेरुनन जेरल का। तथा यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तथा इसके द्वारा दक्षिण भारत में पहली बार गन्ने या ईख की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आदिगो इमान को पहली बार गन्ने की खेती करने का श्रेय इसे दिया जाता है। तथा इनका प्रतीक चिन्ह क्या रहता है? मछली इनका प्रतीक चिन्ह रहता है। तथा चेर राजवंश की राजधानी हम देखें तो क्या रहती है? इनकी राजधानी इनकी वंजी या उरयूर इनकी राजधानी रहती है। राजधानी वंजी या उरयूर इनकी राजधानी रहती है। तो इसी के साथ ही हमारा जो चेर राजवंश है, इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो वस्तुएं हमने देख ली। इसके बाद जो वंश आता है वो रहता है चोल वंश। इसके बाद देखेंगे हम चोल वंश। तो चोलों का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखेंगे हम क्या रहता है? चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ रहता है। हम देखेंगे चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। बाघ क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था। बाघ था। तथा इनके प्रमुख शासक कौन रहते हैं? इनके प्रमुख शासक रहते हैं करिकाल। करिकाल के द्वारा पुहार नगर की स्थापना की जाती है। पुहार नगर की स्थापना की जाती है। तथा यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी रहता है दक्षिण भारत में। तथा इसके द्वारा वेणी के युद्ध में 12 राजाओं को चेर और पांड्य
शासकों को परास्त किया जाता है। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। पुहार नगर को स्थापना की जाती है और इसे अपनी राजधानी भी बनाया जाता है तथा यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी रहता है। तो इसके बाद अगला शासक है जो महत्वपूर्ण, वो है पेरुनरकिल्ली, जिसके द्वारा राजसूय यज्ञ भी किया जाता है। पेरुनरकिल्ली द्वारा चोल वंश में हम देखेंगे राजसूय यज्ञ भी किया जाता है। तो फिर से देखेंगे हम चोल राजवंश। प्रतीक चिन्ह क्या रहता है इनका? बाघ इनका प्रतीक चिन्ह रहता है। तथा करिकाल चोलों का प्रारंभिक महत्वपूर्ण शासक रहता है। इसके द्वारा क्या होता है? पुहार नगर की स्थापना की जाती है जो इनकी राजधानी भी रहती है तथा पुहार एक उस समय का प्रमुख बंदरगाह भी रहता है। तथा वेणी के युद्ध में करिकाल के द्वारा 12 राजाओं को परास्त किया जाता है। चेर और पांड्य शासकों को इसमें परास्त किया जाता है। तथा इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा इसके द्वारा एक बांध भी निर्मित किया जाता है करिकाल के द्वारा। तथा पेरुनरकिल्ली जिसके द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता है। अगर चोलों की हम स्थिति देखें तो चोल कृष्णा नदी के तटीय क्षेत्र में हम यहाँ देखेंगे, इस क्षेत्र में निवास करते थे। यहाँ पर चोलों का राज्य था और चोलों का एक प्रमुख शासक हुआ है एलारा, जिसने श्रीलंका को भी विजित किया था। तो इसके बाद अगला राजवंश हम देखेंगे कौन सा है? चेर हो गए, चोल हो गए, तो अगला राजवंश है हमारा पांड्य। तो पांड्य राजवंश देखेंगे। पांड्य राजवंश, इनकी स्थिति हमने देखा कहाँ पर रहती है? इस क्षेत्र में रहती है। पांड्य राजवंश है जो सुदूर दक्षिण में इस क्षेत्र में रहता है। पांड्य राजवंश की हमें सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? मैगस्थनीज द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में पांड्यों को मात्र सत्तात्मक बताता है। तो जो इनकी प्रणाली है परिवार की वो क्या रहती है? मात्र सत्तात्मक बताता है। तथा इनकी राजधानी कौन सी रहती है? आंतरिक राजधानी मदुरै इनकी आंतरिक राजधानी रहती है। तथा इनकी तटीय राजधानी कोरकोई इनकी तटीय राजधानी रहती है। तथा इनका प्रथम प्रमुख शासक हम देखेंगे वो रहता है नेडियो। इसके द्वारा समुद्र पूजा को महत्व दिया जाता है या समुद्र पूजा प्रारंभ की जाती है। समुद्र पूजा पांड्य शासकों में देखें तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई? नेडियों के द्वारा की। और पांड्य जो राजवंश है, पांड्य राज्य है, तो ये किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था? यह विख्यात था मोतियों के कारण। मोतियों की अधिकता के कारण क्या पांड्या जो राजवंश है, पांड्यों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था या प्रसिद्ध था। तो अगला शासक हम देखेंगे नेडुजेलियन। इसके द्वारा अगस्टस रोम का शासक है, जिसके दरबार में अपना दूत भेजा जाता है। रोम के शासक अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा जाता है। कौन सा ऐसा शासक है जो अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजता है? उस पांड्य शासक का नाम बताइए। तो पांड्य शासक है नेडुजेलियन द्वारा इसके दरबार में एक अपना दूत भेजा जाता है। तो यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इन राजवंशों की जो संगमकालीन राजवंश है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम देखेंगे।
सबसे पहले तो हम पांड्य राजा की जानकारी किसने दी? मैक्सनीज में सर्वप्रथम इनकी जानकारी मिलती है उसकी पुस्तक इंडिका में। मैक्सनीज बताता है कि जो पांड्य राजवंश था वो मात्र सत्तात्मक था तथा इनकी राजधानी, जो आंतरिक राजधानी रहती है वह मदुरई रहती है, और इनकी जो तटीय राजधानी है वो कौन सी थी? कोरकई इनकी तटीय राजधानी है तथा यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहता है। तथा इनके प्रमुख शासकों में हम देखेंगे, पहला शासक हम देखेंगे इनका नेडियोन, जिसके द्वारा समुद्र पूजा का आरंभ किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नेडियोन के द्वारा किया जाता है। तथा नेडुजेलियन दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है, इसके द्वारा अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा जाता है। तथा इनकी जो स्थिति है दक्षिण भारत में किस क्षेत्र में रहती है? तमिल के क्षेत्र में रहती है। तो फिर से हम देखेंगे इनकी कुछ संगम काल की विशेषताएं। संगम काल की विशेषताएं, उनमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ब्राह्मण, दक्षिण भारत में ब्राह्मण की जानकारी, दक्षिण भारत में ब्राह्मण का आगमन या ब्राह्मण की जानकारी हमें कब मिलती है? इसी संगम काल में मिलती है। तथा मुजरिस, अरिकामेडु और पुहार क्या थे? संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह रहती हैं। संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह रहते हैं। तथा इनका प्रमुख देवता मुरुगन था। हमने देखा कि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति थी और वहाँ पर हम देखेंगे हमें विष्णु और शिव और ब्रह्मा के दर्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हीं की तरह इनके भी कुछ देवता थे जिनको ये पूजते थे। तो शिव का पुत्र है कार्तिकेय, जिससे मुरुगन की तुलना की जाती है। तो मुरुगन की ये पूजा अर्चना करते थे। तो मुरुगन का जो वाहन है वो वाहन क्या रहता है? मुर्गा। तथा इनके पास एक शास्त्र रहता है, शास्त्र। इनका प्रमुख शास्त्र था बर्छा। मुरुगन की पूजा करते थे जिनका वाहन था मुर्गा, तथा शास्त्र इनका क्या था? मुरुगन का बर्छा था। तथा फिर हम देखेंगे नेदुकल। नेदुकल क्या है? यह जो संगमकालीन मृत वीरों की समाधि पर जो पाषाण स्तंभ स्थापित किए जाते थे, पाषाण स्तंभ स्थापित किए जाते थे, जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान में छतरियां निर्मित की जाती हैं, उसी तरह नेदुकल क्या है? संगमकालीन मृत वीरों की जो उनकी समाधि है उन पर पाषाण स्तंभ स्थापित कर दिया जाता था, जिसे नेदुकल भी कहा जाता था। तथा एक और हमें शब्द मिलता है मनरम। मनरम संगमकालीन एक सर्वोच्च न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय को संगम काल में क्या कहा गया है? मनरम कहा गया है। तो फिर से हम देख लें हमने किन किन राजवंशों की जानकारी प्राप्त की है। चोल, चेर और पांड्य, 3 राजवंश हमने संगम काल में देखे हैं, जिनमें हमने देखा है चोल राजवंश का चिन्ह रहता है बाघ, तथा चेर राजवंश का चिन्ह रहता है धनुष, तथा पांड्य राजवंश का चिन्ह रहता है मछली। सॉरी मैंने पीछे बोल दिया, शायद इसका उल्ट पढ़ा दिया। तो जो पांड्य राजवंश है इनका चिन्ह मछली है और चेर राजवंश का चिन्ह क्या है? धनुष है, जिसका हमने देखा कि चेर राजवंश का नेदुनजेरल एक शासक उत्तरी भारत में आक्रमण करता है तथा हिमालय पर अपना चिन्ह धनुष अंकित करवाता है। तो चेर जो राजवंश है इसका चिन्ह क्या है? धनुष है, और पांड्य राजवंश इसका चिन्ह क्या है? मछली है। तथा इनमें सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश हम देखेंगे इनमें चेर रहता है। इन संगमकालीन राजवंशों में
सबसे प्राचीन चेर राजवंश रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तथा हम देखेंगे इनकी जो विशेषताएं हैं, ब्राह्मण दक्षिण भारत में सर्वप्रथम हमें ब्राह्मण के आने की सूचना कब मिलती है? संगम काल में। तथा मुजरिस, अरिकामेडु और पुहार इस काल के प्रमुख बंदरगाह रहते हैं। तथा मुरुगन इनका प्रमुख देवता रहता है, जिसका वाहन क्या है? मुर्गा। तथा इसके पास कौन सा शस्त्र रहता है? मुरुगन कौन सा शस्त्र धारण किए हुए है? तो बर्छा इनका मुख्य शस्त्र या अस्त्र रहता है। तथा हमने देखा कि नदुकुल क्या है? पर जो संगम कालीन मृत वीर हैं, उनकी जो समाधि है उस पर पाषाण स्तंभ गाड़ दिए जाते हैं, एक शिला स्तंभ बनाए जाते हैं, जिसको नेदुकुल कहा जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो संगम काल है, इसकी मुख्य विशेषताएं समाप्त होती हैं। तो अगला जो हमारा इतिहास का विषय रहेगा वो रहेगा गुप्त राजवंश। तो अपना कीमती समय देने के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद।